नमस्कार बच्चों, आज आपके सामने एक नए और एक ऐसे टॉपिक को लेकर आई हूँ जिसका संबंध उपभोक्ता से नहीं बल्कि उत्पादक से होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि एक उत्पादक पूर्ति कैसे और कब करता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि ये अवधारणा अर्थशास्त्र में स्वीकार कब की गई थी। बच्चों, जब से व्यापार हो रहा है तब से मांग और पूर्ति अस्तित्व में है। हम अगर चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र भी उठाकर पढ़ें तो उसमें जब आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताया गया है तो उसमें पूर्ति शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस पूर्ति को व्यवस्थित करने, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों को। और इन अर्थशास्त्रियों में जो सबसे पहला श्रेय जाता है वो है हमारे प्रोफेसर मार्शल। और उन्होंने इसे इस तरीके से व्यवस्थित किया कि किसी भी उत्पादक के संतुलन को समझने के लिए, या फिर आप अगर ये जानना चाहते हैं कि फर्में और उद्योग कैसा व्यवहार करते हैं तो आपको पूर्ति को पढ़ना ही होगा, आप इसे छोड़ नहीं सकते। तो चलिए आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पूर्ति क्या होती है और पूर्ति को हम किन किन रूपों में जानते हैं। बच्चों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय उन मात्राओं से होता है जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में बेचने को तैयार रहता है। मतलब अलग अलग कीमतें होंगी और उत्पादक उन कीमतों पर अलग अलग मात्रा की पूर्ति करेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि उत्पादक और विक्रेता एक ही व्यक्ति हो। कभी कभी अर्थशास्त्र में उत्पादन करने वाला उत्पादक कोई और होता है और उसकी छोटी छोटी इकाइयों को बेचने वाला विक्रेता कोई और। लेकिन उत्पादक हो या विक्रेता जो विभिन्न कीमतों पर वस्तु की पूर्ति करते हैं, वे अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो चलिए हम इसे परिभाषाओं से जानने की कोशिश करते हैं। मैंने सबसे छोटी और सबसे सटीक परिभाषा आपके समक्ष रखी है कि वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। थॉमस की यह परिभाषा बहु प्रचलित परिभाषा है। अब चलिए मैं आपको पूर्ति और उससे संबंधित कुछ अवधारणाओं से रूबरू कराना चाहूंगी। अक्सर इन चीजों को न जानने पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर होता है। अक्सर लोग इसे समानार्थी रूप में यूज कर लेते हैं, लेकिन ये समानार्थी बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। स्टॉक वस्तु की वह मात्रा है जो किसी समय विशेष पर बाजार में विक्रेताओं के पास मौजूद होती है, और पूर्ति वह मात्रा है जो एक निश्चित समय में अथवा किसी निश्चित कीमत पर विक्रेता बेचने को तैयार होता है। चलिए इसे मैं एक उदाहरण से बताती हूँ कि यदि आज के दिन में आप कोई भी तारीख ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे तारीख ले रही हूँ 18 मई 2020। उस समय में अगर धान या चावल पूरी मंडी में 1000 क्विंटल है उपलब्ध है तो ये उस धान या चावल का स्टॉक होगा। जबकि अगर उसी दिन मात्र 50 क्विंटल चावल ही एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता है, फिर चाहे वो कीमत 2000 रुपये प्रति क्विंटल ही क्यों ना हो, तो वह उसकी पूर्ति होगी। ध्यान दीजिएगा, उस दिन जितना भी चावल मार्केट में उपलब्ध था वह स्टॉक था, लेकिन उस दिन जितना भी चावल बेचा गया वह चावल की पूर्ति थी। तो अब आप समझे कि स्टॉक और पूर्ति में अंतर होता है। उसी तरह बच्चों,
कई ऐसी वस्तुओं का स्वभाव भी होता है जिन्हें हम बहुत स्टॉक करके नहीं रख सकते, और उनमें प्रमुख वस्तुएं होती हैं शीघ्र नष्ट होने वाली, जैसे दूध, हरी सब्जियां, फल इत्यादि। इसीलिए अक्सर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के स्टॉक और पूर्ति में कोई अंतर होता है? तो आप बताइएगा बच्चों, नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम उन्हें स्टॉक करके रख ही नहीं सकते, इसलिए उनकी स्टॉक और पूर्ति में अंतर नहीं होता। इसके अलावा सभी वस्तुओं की स्टॉक और पूर्ति में अंतर होता है। चलिए अब हम समझते हैं पूर्ति और पूर्ति मात्रा को। बच्चों, जैसा कि आप जान गए हैं कि पूर्ति शब्द से अभिप्राय किसी वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक, आप जानते हैं इसे। लेकिन पूर्ति मात्रा क्या है? पूर्ति मात्रा है वस्तु की वो विशेष मात्रा जो एक निश्चित समय में और एक निश्चित कीमत पर उत्पादक या विक्रेता द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मांग की मात्रा होती है वैसे ही पूर्ति की एक निश्चित मात्रा होती है। जैसे मेरे पास हो सकता है कि 10 कटहल हों, लेकिन मैं आज के दिन सिर्फ 2 ही कटहल बेचना चाहती हूँ, तो मेरी पूर्ति मात्रा होगी 2। अब चलिए समझते हैं हम व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति को। किसी वस्तु की एक फर्म द्वारा बाजार में की गई पूर्ति को व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। आप याद रखिएगा बच्चों, उद्योग की छोटी इकाई फर्म होती है, और जब किसी वस्तु के बाजार में सभी फर्मों के द्वारा पूर्ति की जाती है तो उसे हम कहते हैं बाजार पूर्ति। अगर एक फर्म पूर्ति कर रही है, एक विक्रेता बेच रहा है, तो ये हुई व्यक्तिगत पूर्ति। और अगर कई फर्में मिलकर बेच रही हैं या बहुत से विक्रेता बेच रहे हैं तो ये हुआ बाजार पूर्ति। इसीलिए बच्चों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बाजार पूर्ति को खाली स्थान कहते हैं, और बच्चे रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं उसे क्या कहेंगे। बच्चों, मैंने बताया उद्योग की छोटी इकाई फर्म होती है, तो जब बहुत सारी फर्में मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा बच्चों? उद्योग। तो इस तरह से बाजार पूर्ति को उद्योग पूर्ति भी कहा जाता है। तो अब आप याद रखिएगा, बाजार पूर्ति क्या होती है? उद्योग पूर्ति होती है। अब मैं इसके आगे आपको पूर्ति तालिका या जिसे हम पूर्ति अनुसूची कहते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। विभिन्न कीमतों पर बाजार में वस्तु की बेची जाने वाली मात्राओं को यदि किसी तालिका या अनुसूची के रूप में व्यक्त कर दिया जाए बच्चों, तो इसे हम पूर्ति तालिका कहते हैं। जैसे एक फर्म के द्वारा की गई पूर्ति को हम व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं, ठीक वैसे ही उसी फर्म के द्वारा अगर विभिन्न कीमतों पर अलग अलग पूर्ति मात्राएं दी गई हों तो उसे व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहेंगे। जबकि बहुत सी फर्मों के द्वारा अलग अलग कीमतों पर जो पूर्ति की मात्राएं दी जाएंगी उन्हें जोड़कर हम बाजार पूर्ति अनुसूची या तालिका कहेंगे। चलिए मैं अपनी बात को चित्र और उदाहरण से आपको स्पष्ट करती हूँ। आप यहाँ व्यक्तिगत पूर्ति तालिका को देख रहे हैं, जहाँ वस्तु की प्रति इकाई कीमत बढ़ने पर विक्रेता ए के द्वारा की गई पूर्ति मात्रा बताई गई है। और आप देख रहे हैं कि वस्तु की कीमतों में लगातार वृद्धि होने पर पूर्ति भी बढ़ती जा रही है। और इसका कारण क्या है बच्चों? क्योंकि हर उत्पादक, हर विक्रेता लाभ कमाना चाहता है, इसलिए वस्तु की कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्राएं बेचना चाहेगा और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति करेगा। अब आपके समक्ष बाजार पूर्ति अनुसूची है, जिसमें मैंने 3 विक्रेताओं की
विभिन्न पूर्ति मात्राओं को दर्शाया है। अगर हमें ये बाजार पूर्ति निकालनी हो तो हम इन तीनों ही मात्राओं को जोड़कर अलग अलग कीमतों पर बाजार पूर्ति की मात्रा को ज्ञात कर लेंगे। अब बच्चों, कुछ स्मरणीय तथ्य जो आपको याद रखनी चाहिए पूर्ति तालिका से संबंधित, वो भी मैंने आपको यहाँ स्पष्ट किए हैं कि बाजार पूर्ति तालिका बनाते समय हमेशा ये मान लिया जाता है कि सभी पूर्तिकर्ताओं की रुचि, ज्ञान और तकनीकी ज्ञान समान होता है और ये भी मान लिया जाता है कि व्यक्तिगत पूर्ति तालिका की तुलना में बाजार पूर्ति तालिका में अधिक कंटिन्यूएशन होता है, अधिक निरंतरता होती है। मतलब लगातार पूर्ति होती रहती है, क्योंकि उसमें फर्में क्या हैं? कई। व्यक्तिगत और बाजार पूर्ति तालिकाएं समान रूप से समय द्वारा प्रभावित होती हैं और दोनों ही तालिका में कीमत और पूर्ति की मात्रा में सीधा संबंध होता है। चलिए अब समझते हैं पूर्ति वक्र को। जिस तरह व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका अलग अलग दर्शाए गए थे, ठीक वैसे ही उनसे बनने वाले पूर्ति वक्रों को भी हम अलग अलग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पूर्ति वक्र क्या होते हैं। पूर्ति तालिका के आधार पर बनाए गए वक्र को पूर्ति वक्र कहा जाता है। जब पूर्ति तालिका को ग्राफ पेपर पर रेखा चित्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो मिलने वाले चित्र को हम पूर्ति वक्र कहते हैं। यहाँ स्क्रीन पे मैंने व्यक्तिगत पूर्ति वक्र को दर्शाया है, जिसे आप देख सकते हैं। उसे मैंने SS का नाम दिया है, S फॉर सप्लाई। वह बाएं से दाएं ऊपर चढ़ता हुआ है, जो इस बात को बताता है कि कीमत और पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। और आप समझ गए हैं कि क्यों? क्योंकि हर बढ़ती हुई कीमत के साथ लाभ कमाने के लिए उत्पादक पूर्ति की अधिक मात्राओं को बेचना चाहता है। लेकिन बच्चों, इसी के साथ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक सुरक्षित कीमत भी होती है, जिसे हम रिवाइज्ड प्राइस कहते हैं। मैंने स्क्रीन पर उसे भी दर्शाया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसी कीमत, इतनी कम कीमत बाजार में आ जाए जिस पर विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने को तैयार ना हो, तो ऐसे समय में जो कीमत प्राप्त होती है उसे हम सुरक्षित कीमत या न्यूनतम पूर्ति कीमत कहते हैं। भाई, अगर मेरी वस्तु 100 रुपए की है और कोई उसका 20 रुपए दाम देना चाह रहा है तो मैं उसे बेचना नहीं चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि कम से कम मुझे उसका 1/3 तो मिले। तो मैं उसके लिए चाहूँगी कि कम से कम 25 से 35 रुपए के बीच में मेरी वस्तु की कीमत हो। और ये जो 25 से 35 रुपए के बीच में वस्तु की कीमत रखनी पड़ेगी, उसे ही कहते हैं बच्चों सुरक्षित कीमत या न्यूनतम कीमत। कि उस कीमत पर उत्पादक एक बार तो आपको दे देगा वस्तु, लेकिन ज़्यादा वस्तुओं की पूर्ति उस कीमत पर नहीं करेगा और उससे कम भी लेना नहीं चाहेगा। तो अक्सर इसे 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है कि सुरक्षित कीमत क्या होती है। वह कीमत होती है जिस पे उत्पादक पूर्ति करने को पूर्णतः तैयार नहीं होता। बहुत मजबूरी हो तो वो भले ही पूर्ति कर दे, लेकिन उस कीमत पर वह पूर्ति करना नहीं चाहता है। चलिए अब देखते हैं बाजार पूर्ति वक्र को। यहाँ मैंने आपको एक साथ 3 पूर्ति वक्र दर्शाए हैं। ये अलग अलग फर्मों के पूर्ति वक्र हैं। इसे ही हम बाजार पूर्ति वक्र कहते हैं। जब इन सब को मिलाकर एक पूर्ति वक्र में दर्शा दिया जाएगा तो वो बनेगा बाजार पूर्ति वक्र। बच्चों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ पूर्ति का नियम। जाने अनजाने आप अभी तक वीडियो में उसे सुनते ही आए हैं,
जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं वैसे वैसे ही वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती जाती है, क्योंकि वस्तु की पूर्ति और कीमत में धनात्मक संबंध होता है। यही है पूर्ति के नियम का कथन। और आपसे कोई पूछे क्यों, तो आप जवाब क्या देंगे कि उत्पादक या विक्रेता लाभ कमाना चाहता है, सिर्फ इसीलिए। अब जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर नियम के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं, जिन परिस्थितियों पर वो नियम लागू होता है और जिन परिस्थितियों को हम अन्य बातें समान रहना या फिर उसकी मान्यताओं के रूप में जानते हैं। तो आइए जानते हैं पूर्ति के नियम की क्या मान्यताएं होती हैं। पूर्ति के नियम की मान्यता होती है कि बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथ ही अगली मान्यता होती है कि स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होगा तो लोग एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु खरीदने लग जाएंगे, फिर उस वस्तु पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। उत्पत्ति के साधन की कीमत भी स्थिर रहनी चाहिए। इसका ये फायदा है बच्चों कि अगर वो स्थिर नहीं हुई और उत्पादन के साधन की कीमत बढ़ी तो उत्पादक की लागत बढ़ जाएगी, जो उसके लाभ को कम कर देगी और वह पूर्ति नहीं करना चाहेगा। इसलिए उत्पत्ति के साधनों की कीमत स्थिर होनी चाहिए। अगली मान्यता है कि तकनीकी ज्ञान का स्तर भी स्थिर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर भी अगर वो अस्थिर हुआ या बढ़ा तो उसकी वजह से लागतों में अंतर आ जाएगा, और लागतों में किस प्रकार का अंतर आया है इससे निर्धारित होगा कि वस्तु की पूर्ति ज़्यादा होगी या कम, मतलब यथावत तो नहीं रह पाएगी, तो पूर्ति के नियम की व्याख्या नहीं हो पाएगी। इसलिए इसे लिखा गया है कि तकनीकी ज्ञान का स्तर भी स्थिर होना चाहिए। सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं ना बच्चों, अगर वस्तु के ऊपर किसी तरह का टैक्स सरकार अचानक लगा देती है तो अचानक से ही उस वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। ऐसे में पूर्ति के नियम को पूर्णतः लागू करने में या उसका अध्ययन करने में समस्या हो सकती है। इसीलिए सरकारी नीति में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसको खरीदने वाले और बेचने वाले, मतलब क्रेता और विक्रेता, दोनों की रुचि, आदत और फैशन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं पूर्ति के नियम को। यहाँ पर मैंने नियम लिखने के साथ साथ आपको फलन भी लिख कर दिया है, S बराबर फलन P। तो शब्द को समझिएगा बच्चों, फलन का अर्थ क्या होता है? फलन का अर्थ होता है कार्यात्मक संबंध, और कार्यात्मक संबंध का अर्थ क्या होता है कि एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो S बराबर फलन P, अर्थात कीमत का प्रभाव पूर्ति पर पड़ेगा और कभी कभी पूर्ति भी कीमत को प्रभावित कर देगी। ठीक, अब आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने बताया है कि वस्तु की पूर्ति और कीमत में सीधा सीधा संबंध होता है, जिसे हम अर्थशास्त्र में धनात्मक संबंध या एक ही दिशा में होने वाला परिवर्तन भी कहते हैं। इसी के साथ बच्चों कुछ स्मरणीय तथ्य जो हमें पूर्ति के नियम के लिए याद रखने चाहिए वो भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिए हैं। ध्यान दीजिएगा कि अन्य बातें समान रहने पर जितनी अधिक कीमत होती है उतनी ही अधिक पूर्ति होती है, और जितनी कम कीमत होती है उतनी ही कम पूर्ति होती है। और क्यों होती है आप समझ गए ना? क्योंकि उत्पादक या विक्रेता लाभ के उद्देश्य से काम करता है। और दूसरी बात कि पूर्ति वक्र का ढाल बाएं से दाएं ऊपर होता है। याद रखिएगा, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक और पूर्ति वक्र का ढाल होता है धनात्मक। यहाँ मैंने तालिका और चित्र से भी स्पष्ट करके बताया है कि वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर कैसे उसकी पूर्ति भी बढ़ती जा रही है। ठीक वैसे ही चित्र में आप देख सकते हैं कि कीमतें बढ़ती गई, पूर्ति बढ़ती गई और सभी बिंदुओं को मिला देने पर हमें SS पूर्ति वक्र मिला जो ऊपर की ओर उठता हुआ होता था। बच्चों,
यहाँ पर मैंने पूर्ति से संबंधित कुछ आवश्यक बातों को आपके समक्ष रखा है, लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसे भी मैंने आपको दे दिया है। इसे समझने के बाद अब आप इस स्थिति में हैं कि पूर्ति फलन पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों और पूर्ति वक्र में खिसकाव को समझ सके। तो जल्द ही मिलूंगी आपसे इसके संबंध में एक नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। याद रखिए, पढ़ते हैं कुछ अच्छा करते हैं और आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है।